गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बच्चे, कल का जो डिस्कशन चल रहा था ना, वो ये था कि इनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होनी होनी है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों होनी है आपको बताया था कि जब डबल ट्रिपल बॉन्ड देखो ना, तो वहां एडिशन के अलावा कुछ चांस नहीं बनते। क्लियर। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में से पहले अट्रैक्ट कौन होएगा? साफ सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल ही होएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के तरीके, जिससे आगे आपको एग्जाम्पल्स के रट्टे नहीं मारने पड़े। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर है, और ये वाली क्लास मिस करने का मतलब है आपका ये चैप्टर आगे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और ये विद लोन पेयर है। ठीक है जी। अब जब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो, तो तरीके आपके पास दो होंगे। ध्यान से सुनना भाई। तरीके आपके पास दो होंगे। यहां इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, वो तो होना ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको पुश होना ही है, क्योंकि पोलर कंडीशंस है। या तो पाई बॉन्ड इस तरफ चला जाए, इस तरफ चला जाए, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड किसी डायरेक्शन में चला जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं हो। मैं नीचे एग्जाम्पल भी सेट कर देता हूँ। ये मेरे पास प्रोपीन है, ठीक है जी, और इसी के नीचे इथीन है। फर्क समझना बच्चे। मिथाइल का कैसा इफेक्ट है सारे बच्चे जानते हैं जो क्लास में बैठे हैं। क्लियर। पॉजिटिव आई। यहाँ कोई पॉजिटिव आई वगैरह है नहीं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है जी। और इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है जी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। वापस वहीं पहुंचते हैं जी। इन भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन को पुश करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही आएंगे। ठीक है। इसमें किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जिधर आपकी चॉइस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्लियर। इधर और। अब हम इसकी बात करें, तो जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा जाकर, ठीक है जी, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इस इलेक्ट्रोफाइल पे कोई भी लोन पेयर था नहीं, इस पे लोन पेयर था। अब लूजर ऑफ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या आ गया? पॉजिटिव। फिर सुन लो, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज की उस पे पॉजिटिव। अब बच्चे, देखने की बात और समझने की बात पता है क्या है? ये जो लोन पेयर है ना, लोन पेयर, इस प्लस और लोन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। यहां तो क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। यहां तो क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। लेकिन ये जो लोन पेयर और ये प्लस है, इनके बीच लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर। दैट्स वाई किसी एक मोमेंट पे किसी एक मोमेंट पे कार्बोकेटाइन बना, लेकिन कार्बोकेटाइन को हम रियल एग्जिस्टेंस में नहीं कह सकते। इसकी जगह पर आप जो बोलते हो, वो बोलते हो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में कार्बोकेटाइन नहीं है, और जब कार्बोकेटाइन नहीं है, तो इसका सीधा सा जवाब बोल सकते हो, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बना। किसी मोमेंट पे बना, लेकिन यहां तो कार्बोकेटाइन बन ही गया ना। यहां तो कार्बोकेटाइन बन गया जब इलेक्ट्रोफाइल विदाउट लोन पेयर का अटैक कर रहा है, जब कार्बोकेटाइन विदाउट लोन पेयर का अटैक कर रहा है। सिमिलरली, यहां मैंने प्रोटोन का अटैक करवाया, इसकी जगह पर यहां मैंने ब्रोमोनियम का अटैक करवाया। ब्रोमोनियम के पास तो पेट भर के लोन पेयर है, तो वही सेम हरकत हुई। लूजर पे पॉजिटिव, गेनर पे नेगेटिव, उस पे एच अटैक कर गया। क्लियर। जबकि अगर ब्रोमोनियम का अटैक हो, तो बॉन्ड तो टूटा ही टूटा। इस पे पार्शियल आपके पास नेगेटिव आया हुआ है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया हुआ है। इस जगह जाकर बी आर का अटैक हो रहा है, और इस बी आर पे लोन पेयर का इस सी से क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स। तो यही समझना आपने कि पुराने वाले बॉन्ड पूरी तरह से टूटे नहीं, जैसे कल परसों आयुष पूछ रहा था, पुराने वाले बॉन्ड पूरी तरह से टूटे नहीं है, नए वाले बॉन्ड पूरी तरह से बने नहीं है। इनको हम बोलते हैं क्या? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जबकि इथीन में कोई पंगा नहीं है। कहीं भी आप एच का अटैक करवा दो, कहीं भी आप बी आर का अटैक करवा दो, क्योंकि वो स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है? सिमेट्रिकल। वो स्ट्रक्चर आपके पास कैसा चल रहा है? सिमेट्रिकल। लेकिन इतना जरूर है, इतना तो मानना ही पड़ेगा आपको, कि जब भी लोन पेयर होएगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर होएगा, क्लियर, तो पक्का साइक्लिक टीएस बनेगी, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। और अब जितने भी एग्जांपल आएंगे, तुम खुद ही मुझे जवाब देते रहोगे, सर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी दिमाग में परमानेंट सेटअप डाल लो। अगर ये सेटअप दिमाग में एंट्री कर गया, तो फिर आपके लिए चैप्टर बड़ा आसान होने वाला है। अगर ये सेटअप एंट्री नहीं करा, तो मुश्किल हो सकती है। क्लियर ना? लेकिन मुझे आज तक का एक्सपीरियंस है 11वीं के बच्चों के साथ भी, ड्रॉपर वाले तो इसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं। क्लियर ना? दोनों तरीके से हल्के में ले लेते हैं।
क्लियर, जिसे सीखना है वो भी और जिसे नहीं सीखना वो भी। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लोन पेयर कंटेनिंग है, हाँ जी है। लोन पेयर वाले मैं कहता हूँ 99% तो तुम्हारे पास विदाउट लोन पेयर वाले हैं। वो कौन है? H प्लस, चाहे HF, HCl, HBr, HCl लेके चलो, HI लेके चलो, चाहे वाटर लेके चलो, चाहे आप लोग डाइल्यूट H2SO4 लेके चलो, कुछ भी लेके चलो, प्रोटोन आ रहा है। लेकिन कुछ केसेस में आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रोफाइल विद लोन पेयर। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग देके चलते हैं। इसके बाद आपको पता है ये स्टेप कैसा स्टेप है? स्लो, जिसने इंटरमीडिएट बनवा दिया। ये कैसा स्टेप है? स्लो, इसे इंटरमीडिएट बना दिया। और फाइनल फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होकर जो एक फॉर्मल स्टेप है, जो नेचर वाइज फास्ट होएगा। क्लियर, जो नेचर वाइज फास्ट होएगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल काउंटर पार्ट दैट मीन, बचा हुआ पार्ट दैट मीन। क्लियर, और उससे आपके पास क्या आ जाना है? फाइनल एडक्ट। एडक्ट बोलते हैं एडिशनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या एडक्ट, एडक्ट मतलब एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशन होने के बाद बना हुआ प्रोडक्ट दैट मीन एडिशनल प्रोडक्ट, एडक्ट। तो कुल मिलाकर आपको जिस पे फोकस करना है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अगर आप सुन पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हाईलाइट करने वाला सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये हाईलाइट करने वाली बात है बस। इतनी बात को हाईलाइट किया जा सकता है बस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आया स्लो स्टेप के अंदर, उसने आकर सी डबल बॉन्ड सी पे अटैक किया। अगर वो विदाउट लोन पेयर है तो कार्बोक्टेन बना लेगा। अगर वो विद, लॉजिक भी तो है, उधर प्लस बना पड़ा था, इधर लोन पेयर पड़ा था, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया। उस अट्रैक्शन की वजह से साइक्लिक टीएस बन गई। क्या कार्बोक्टेन बना? हाँ बना, फॉर द नैनो सेकेंड्स। लेकिन इसीलिए हम कंपेरेटिवली उसका एग्जिस्टेंस नहीं मानते। इतनी बात अगर आपको समझ में आती हो तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। नेवर, नहीं वो स्लो ही हुआ ना। फिर आगे वाला, फिर स्लो कौन सा होगा उसमें बताना। किसके कंपेरेटिवली? हाँ हाँ एग्जैक्ट, मुझे लगा तुम दोनों डिस्कस कर रही हो। ये दो अलग अलग केस हैं, एक विद लोन पेयर, एक विदाउट लोन पेयर। जहां कार्बोकैन बने वो भी स्लो है, और जहां साइक्लिक टीएस बने वो भी स्लो स्टेप है। और साइक्लिक टीएस को तुम क्या मान के चलती हो? हाई एनर्जी स्टेट नहीं है, हाईली अनस्टेबल नहीं है ना। तो इसीलिए आपको क्या बताया था, जब भी कोई स्टेबल अनस्टेबल में बदले। क्लियर, हाँ बाय डिफॉल्ट वो स्टेप कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। हम्म, दोनों में से कहीं कर रही क्या फर्क पड़ता है? जहां बी आर करेगा उसका उल्टा, जहां बी आर माइनस अटैक करेगा उसका उल्टा। अब एक जगह पे तो वैलेंसी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी ना। जहां बी आर जाना है उसके पड़ोस में, जहां एच जाना है उसके पड़ोस में। यार चलो मैं बना ही देता हूँ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो वैसे कोई अच्छा क्वेश्चन बना भी नहीं। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल गया है उसकी उल्टी साइड कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। जहां इलेक्ट्रोफाइल गया है उसकी उल्टी, यहां इलेक्ट्रोफाइल गया था, उसकी उल्टी साइड कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। जहां इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, इन दोनों में से कहीं भेज दो, क्या फर्क पड़ता है? तुम ये थोड़ी इस CH2 पे ठीक है, नहीं नहीं इस CH2 पे ठीक है, दोनों सेम CH2 है। क्लियर, उसकी उल्टी साइड कौन? न्यूक्लियोफाइल। तभी मैंने एडक्ट लिख दिया ना, तो प्लस पे माइनस जोड़ना है। वो तो कुछ है ही नहीं स्टेप ढंग का। जो ढंग का स्टेप था उसको मैंने हाईलाइट किया था अभी। इसको 4 बार, 40 बार, 400 बार, जितनी बार पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन ये परमानेंटली सेटअप में चला जाना चाहिए। अब एग्जांपल शुरू हो रहे हैं। हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, रिएक्शन ऑफ HOCl। चलो अब एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एग्जांपल्स हो रहे हैं बच्चे ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है जी, सुनते हैं जी। सबसे पहले जो पहला वाला है ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पार्ट है नहीं, लेकिन जनरल में मैं लिख देता हूँ इसको, नहीं तो भूल जाता हूं मैं इसको ना। ये तुम्हारा पुराना ही रिएक्शन है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। सबस्ट्रेट सारी जनता को पता है कौन है? एल्कीन है। ये तो पुराना एग्जाम्पल हो गया ना। सबस्ट्रेट एल्कीन है, रिएक्शन किससे करवाओगे? हाइड्रोजन से। क्लियर, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन? ये कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स? जो
इजिली हाइड्रोजन को जगह दे दे, और वो एल्कीन कौन सी है, अनस्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल बाद में रिएक्ट करेगी। जो जितनी ब्रांच्ड 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 होती जाएगी उतना रिएक्टिविटी का ऑर्डर कम होता चला जाएगा। वैसे भी सर्जर रूल क्या बोलता है, ये हाईली अनस्टेबल है, तो इसीलिए हाईली क्या हो गई है, रिएक्टिव। किसके लिए, फॉर द हाइड्रोजनेशन। और आपको ढेरों बार बता दिया हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन एक सिन अटैक है, H2 को जोड़ना, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इट इज अ फॉर्मेलिटी नथिंग एल्स, क्लियर, वो एल्केन बनेगा। बस इसमें भी आप फॉर्मेलिटी करके निकल लो, इथीन लो, हाइड्रोजन जोड़ो, पीटी लिखो, इथेन बना दो। मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई बहुत हैवी वाला, अब भयंकर वाला कंफ्यूजन होएगा आपको। अभी बताते हैं, सेटजेफ रूल पे ही बात करेंगे। सेटजेफ रूल में मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। जिसमें जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जिसमें जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वो एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। तो जितनी स्टेबल होगी उतनी रिएक्शन रिएक्शन कम करेगी हाइड्रोजनेशन में। बोलो भाई। चलो, अब हम अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स पे चलते हैं। उसका जो एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल, क्लियर, उसका पहला एग्जांपल आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो हेलोजिनेशन। थोड़ा सा याद करो, जिनको निकाला था उन्हीं को आप एंट्री करवा रहे हो। आपके पास था कौन, एल्काइल हैलाइड, उसका क्या करवाया था, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। आपके पास कौन था, एल्काइल हैलाइड, उसका क्या करवाया था आपने, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। तो एल्कीन बन गई, एल्कीन पे वापस HX जोड़ दो बस। शुरू करूं, सबस्ट्रेट कौन है, एल्कीन है, रिएक्टिविटी ऑर्डर थर्ड नंबर पे लिखूंगा। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HX के साथ। कौन सा HX अपनी रिएक्टिविटी ज्यादा शो करेगा, इसका आंसर तो आप ही दे दो। विच HX इज हाईली रिएक्टिव, HI देन HBr देन HCl देन HF, क्योंकि HF का डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बड़ा ज्यादा है, ये ढेरों बार लिखा जा चुका है, क्लियर। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है, BD भी ज्यादा है, और उतनी रिएक्टिविटी उस भाई साहब की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ इतना गाइड करो, पीछे जो हमने कल भी 5-7 मिनट मगजमारी की थी, आज भी की है, क्या सोचते हो इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है। हाँ सिंपल, उसी से निकलेगा, और कहां से निकलेगा, HX से निकलेगा, एस पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रोफाइल है तो बताओ कार्बोक्टाइन बनेगी या साइक्लिक TS बनेगी। आसान बात यह है कि पीछे वाला ढंग से सीख के चलो, खटखट खटखट आंसर, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप सामने वाले को बताओगे, क्लियर ना। तो यहाँ कार्बोक्टाइन साइक्लिक TS, और जहां कार्बोक्टाइन बनेगा वहां पर रीअरेंजमेंट भी होएगा। अब मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन एल्कीन ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, फास्ट रिएक्ट कर रहा है। अच्छे क्वेश्चन है। हाइड्रोजनेशन में कौन फास्ट करेगा, कौन सा कार्बोक्टाइन बनना है उसमें, वो तो जो जल्दी से रिएक्ट कर ले वो एल्कीन का इथीन है। लेकिन जब आप E+ और H+ की बात कर रहे हो, जब आप E+ और H+ की बात कर रहे हो, तो जिसने स्टेबल कार्बोक्टाइन बनाना है, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, एल्कीन विच मेक्स द स्टेबल कार्बोक्टाइन reacts faster। तो अगर मेरे से कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स हाइड्रोहेलोजिनेशन पूछ ले, अगर मेरे से कोई रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स द हाइड्रोहेलोजिनेशन पूछ ले, तो आप क्या सोच के चलते हो, इथीन रिएक्ट ज्यादा करेगी या प्रोपीन करेगी फास्ट, प्रोपीन। इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूं।
नहीं, मैंने कब कहा ये बात? मैंने तो 2 बार मना किया कि मैं इसको भूल जाता हूं इसलिए लिख रहा हूं, जबकि ये काम की बात नहीं थी, इसमें काम की बात सिर्फ यही थी। और इसको मैं स्पेशली हाईलाइट कर दूं, इट इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने बोला था 2 बार, ये मेरे को रनिंग में चलते हुए दिख गया, फिर मैंने वापस हेडिंग डाली ईआर की, वो ईआर नहीं है, वो सिंपल हाइड्रोजन। उसमें जब मुझे तुम समझाओ ना, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन बन रहा है H2 में? नहीं, मैंने बोला भी था लिखने के साथ ना, लिखते हुए तुम्हारा ध्यान था, लेकिन बोलते हुए नहीं था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं है। इसको मैं भूल जाता हूं इसलिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। और ये पुराना रिवीजन था, बस मुझे एक चीज याद करवानी थी कि कौन एल्कीन फास्ट रिएक्ट कर रही है, इथीन, क्योंकि क्वेश्चन इक्का दुक्का क्वेश्चन बन जाने इसके। एल्कीन विच मेक्स द स्टेबल कार्बोक्टेन। मैं अगले पेज पे चल रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। लो जी, मुझे अगर इथीन रिएक्शन करने को मिले, मुझे अगर प्रोपीन रिएक्ट करने को मिले, क्लियर, अगर मुझे इस हिसाब से चलते हुए, क्लियर, और ज्यादा ब्रांज्ड एल्कीन रिएक्ट करने को मिले, तो सोचो कि जब H+ अटैक करेगा तो इसका कार्बोक्टेन कौन है? इथाइल। इसका कार्बोक्टेन कौन है? प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल दैट मीन। और इसका कार्बोक्टेन कौन है? वेरी सिंपल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो साफ सी बात है, विच alkene react faster in the electrophilic addition reaction if the carbocation is formed? Your answer should be more branched, more reactive, more branched, more reactive, more branched, दूसरा वर्जन मोर अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा वर्जन क्लियर, पहले तो मोर ब्रांच फिर मोर अल्फा, क्लियर, तीसरा वर्जन स्टेबल कार्बोक्टाइन, क्लियर, और चौथा वर्जन साफ है, रिएक्टिविटी इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और वजह सबसे बड़ी जो है, शायद आपके दिमाग में एंटर कर गई हो, उसको बोलते हैं स्टेबल कार्बोक्टाइन जहां जहां भी बन जाना है उसने उतना ही फास्टर रिएक्ट कर जाना है। अब यही तुम्हारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल निकल कर आएगा, जिसको बोलते हो मार्कोवनिकोव। इसको बोलते हो मार्कोवनिकोव रूल। मार्कोवनिकोव रूल्स क्या है जी? अब मैं इसी को फोकस कर रहा हूं, किसको? तीसरे वाले को, जिसका नाम है आइसो ब्यूटाइलीन, कॉमन नेम है ये। इस पे मैंने प्रोटॉन का अटैक करवाया, कहते जी करवा दो। किस पे करवा दें? ओलिफिनिक बॉन्ड पे। ये क्या होता है आपको वेरी फर्स्ट डे से बताता आ रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी को हम क्या बोलते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। कहां अटैक करवाऊं? कहते जी कहीं करवा दो, क्या फर्क पड़ता है? मन का नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है, क्लियर ना। अगर मेरे पास 1 नंबर कार्बन पे अटैक हुआ, 1 नंबर कार्बन पे अटैक हुआ, तो मेरे को टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्टाइन मिला। अगर आप सुन रहे हो तो आपके लिए इंटरेस्टिंग है और इन्वेस्टमेंट भी है। और अगर मैंने C2 पे अटैक करवा दिया तो मुझे प्राइमरी कार्बोक्टाइन मिला, जिसका नाम आइसो ब्यूटाइल कार्बोक्टाइन है। ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्टाइन है, ये आइसो ब्यूटाइल कार्बोक्टाइन है। तो अगर आप मुझे गाइड कर पाओ, आउट ऑफ दीज टू ए एंड बी, विच वन इज मोर स्टेबल? ए। सो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है, तो मार्कोवनिकोव रूल में यही लिखा हुआ है, मार्कोवनिकोव रूल में यही लिखा हुआ है, क्लियर ना। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट ओलिफिनिक, मतलब सी डबल बॉन्ड सी, ऑन दैट ओलिफिनिक कार्बन which makes the which helps the which helps in the formation of stable carbocation, formation of the stable carbocation। ये एक्चुअल में कोचिंग वालों ने अपनी तरफ से बदल दिया रूल, बदल दिया मतलब उसकी लैंग्वेज बदल दी, जबकि भाई साहब तो कुछ और बोल कर गए थे। क्या बोल कर गए थे? कि इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। इससे फिर क्वेश्चंस की वैरायटी आते आते बच्चों के आंसर इस पे भी अटैक करवाने लग गए वो लोग। मैंने कहा इस पे तो अटैक कैसे करवा रहा है, ये तो सैचुरेटेड है। तो वर्डिंग बदल दी गई है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ जी, अटैक्स ऑन दैट ओलिफिनिक सी डबल बॉन्ड सी, क्लियर, विच हेल्प्स इन, किस में हेल्प कर रहा है? इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोक्टाइन। तो इन दोनों में से किस कार्बन को फोकस किया जाए, विच
carbon will be focused for the attack by the H plus. Your answer should be CH2. अगर इस पे अटैक हो तो टर्शरी बनेगा, इस पड़ोसी पे C2 पे अटैक हो तो ये आइसोब्यूटाइल बनेगा। तो मोर रिकमेंडेड कौन सा है? ये हमारा MK के रूल है, मार्कोवनिकोव रूल है। ये हमारा मार्कोवनिकोव रूल है और मार्कोवनिकोव रूल यही कह रहा है गो फॉर द स्टेबल कार्बोक्टाइन, गो फॉर द स्टेबल कार्बोक्टाइन, गो फॉर द स्टेबल कार्बोक्टाइन। बोलो जी। अब मान लो इस टाइप की और हरकतें होनी शुरू हो जाए, आज हम 20 मिनट के जो टाइम पीरियड में मिलेंगे ना तो उसके क्वेश्चन उठाएंगे जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगी बातें। ये लो जी, मान लो मैं आपको यहाँ पे एफ 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 लगा के दे रहा हूं, ठीक है जी, और यहां CH2 लगा के दे रहा हूं, वही HCl दे रहा हूं। पहचानना बच्चों को अब इतना बताने के बाद, हु वन इज द इलेक्ट्रोफाइल, श्योर है, दिख रहा है H प्लस है। अब H प्लस का अटैक मैं कहां पे करवाऊं, इस पे या इस पे? मैंने कहा जी आपको रूल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वहां कराओ जिससे स्टेबल कार्बोक्टाइन बन जाए। ये CF3 है, क्लियर है, और यहां मैं C1 पे अटैक करवा रहा हूं और अब मैं C2 पे अटैक करवा रहा हूं। ओके, तो यहां C1 पे अटैक करने के बाद ये कार्बोक्टाइन बन गया। बस एक सेकंड रुक जाओ, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। और यहाँ C2 पे अटैक करने के बाद यहाँ कार्बोक्टाइन बन गया। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है इस A और B में से ज्यादा स्टेबल कौन है? विच वन इज मोर स्टेबल? B। वाई द B इज मोर स्टेबल? हाँ, CF3 का एक स्ट्रोंग वाला, नॉट ओनली वीक, स्ट्रोंग। माइनस आई इफेक्ट है अकॉर्डिंग टू जपनीत, बिल्कुल सही बोल रही है वो। तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट कौन डिटरमाइन करेगा? मेजर प्रोडक्ट डिटरमाइन करेगा, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं कि दूसरा अटैक फॉर्मल अटैक ही होता है, दूसरा अटैक फॉर्मल अटैक ही होता है, क्लियर। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट, ये अब प्लस गायब हो जाएगा यहां से जब Cl जुड़ेगा, इतना तो आप समझ ही लेना। तो लेस स्टेबल मोर स्टेबल, क्लियर। तो मार्कोवनिकोव ने फाइनल प्रोडक्ट हमारा डिटरमाइन किया, लेकिन कुछ बुक्स इसको बोल देती है मार्कोवनिकोव थोड़ी कराया, क्योंकि मार्कोवनिकोव की लैंग्वेज तो ये नहीं थी ना। मार्कोवनिकोव की लैंग्वेज क्या थी? इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच हैज अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द ओलिफिनिक बॉन्ड। तो ये तो मार्कोवनिकोव का उल्टा अटैक हो गया, ये तो मार्कोवनिकोव का उल्टा अटैक हो गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया? एंटी एमके के प्रोडक्ट। मार्कोवनिकोव की ओरिजिनल लाइनों का तो उल्टा बोल दिया ना हमने, मार्कोवनिकोव की ओरिजिनल लाइनों का तो उल्टा कर दिया ना हमने। मार्कोवनिकोव ने क्या कहा था? H प्लस अटैक्स ऑन दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, दैट कार्बन ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड, दैट कार्बन ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड व्हिच कंटेन्स अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हमने तो उस गेम को उल्टा ही कर दिया ना, बिल्कुल क्लियर है। और क्यों कर दिया? हमने इस लैंग्वेज को फॉलो किया जो हम कोचिंग वालों ने दे दी है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन दैट ओलिफिनिक कार्बन which helps in the formation of stable carbocation। कौन सा गलत लिख दिया? ले, अब मैं कैसे समझाऊं यार, मैंने सारी बातें बोलने के बाद तुम वहीं आगे वापस जहां से शुरू हुए थे। हाँ 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 हाँ। अरे मार्कोवनिकोव की टर्म्स की बात कर रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ बच्चे। वो भी तो कार्बोक्टाइन स्टेबल ही बनाना चाहता था ना, उसने तो एल्कीन्स पे अटैक कराया था ना, हम तो ट्राइफ्लोर एल्कीन्स पे अटैक करवा रहे हैं ना। हम कोचिंग वालों ने क्वेश्चन बदल दिए, नीट वालों ने क्वेश्चन बदल दिए, वो बेचारा तो प्रोपीन इथीन बिटीन हेक्सीन हेप्टीन ही लेके चल रहा था ना। तो उसकी लैंग्वेज तो ठीक थी ना, वो कह रहा है कि मुझे तो वहां H प्लस को इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है जहां पहले से H ज्यादा है, बस बात खत्म कर दी। वो 100% एल्कीन में तो लग ही जाएगा, लेकिन जब CF3 लगाओगे, कोई मिथोक्सी तोक्सी लगाओगे तो आप इसमें, अब देखो ना यहाँ, अब ये सुन मेरी बात ध्यान से। अब बेचारा मार्कोवनी को ऊपर से देखता आएगा, वो बोलेगा यार मेरे रूल को क्या बना दिया इन लोगों ने। अब देख कहां अटैक करेगा, चल बोल। तो C1 दोनों पे अटैक करवा के देख लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस। इस पे अटैक करवाया जब C1 पे तो यहां बन गया, और जब इस पे अटैक करवाया तो ये वाला बन गया, मतलब C1 पे अटैक कराया
तो प्लस यहां आ गया, C2 पे अटैक कराया तो प्लस यहां आ गया। अब ज्यादा स्टेबल कौन है? आयुष ही बता देगा। आयुष। अब वही तो कह रहा हूं ना, कंफ्यूजन है बच्चे। तुम मुझे बोल रहे हो आपने गलत लिख दिया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं गलत लिख सकता हूँ, मैं कौन सा ब्रह्मा हूं। लेकिन मैंने गलत लिखा नहीं था अब तक, ये कह रहा हूं। तो ए और बी में से ज्यादा स्टेबल ये वाला है बच्चे। तुम भूल गए सब कुछ ना, जीओसी को सब भूल गए। साफ कर दिया मामला। स्टडी आवर्स तुम्हारे बढ़े नहीं अभी तक। इसके अंदर इसका लोन पेयर इस एम्प्टी के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पी पाई बॉन्डिंग लग रही है बच्चे, जिसको तुम रेजोनेंस भी बोल कर आए हो पीछे। और ये हमारी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइल में सबसे पहले नंबर का फैक्टर था। तो अब डिटरमाइन, अब मेजर प्रोडक्ट आपको कौन दे देगा? ये दे देगा मेजर प्रोडक्ट, और ये दे देगा माइनर प्रोडक्ट। एक्चुअल में आप लोगों के अंदर खुद में कमियां है ना बच्चे, आप लोग पढ़ते नहीं हो, और वो सारा का सारा ढूंढते किसके अंदर हो? टीचर के अंदर। तो गड़बड़ तो है कहीं ना कहीं। क्लियर? अब जबकि सुधरना चाहिए था अब तक तो आपको, क्योंकि हम सब कुछ तो उलटते जा रहे हैं, उल्टियां करते जा रहे हैं यहाँ पे। क्लियर ना? मोर स्टेबल कार्बोक्टाइन की बात अगर हम कर रहे हैं, H प्लस का अटैक हुआ, वहां प्लस आया। चेक करो ना कार्बोक्टाइन, और कार्बोक्टाइन तो मुझे लग रहा है सिंगल डे भी कार्बोक्टाइन के बारे में डिस्कशन ही नहीं बंद किया हमने वेरी फर्स्ट डे से। कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी के फैक्टर कौन से? 500 है। गिनती के 4 तो फैक्टर है। पहला पी पाई, दूसरा रेजोनेंस है, तीसरा हाइपर कॉन्जुगेट, चौथे नंबर पे आकर तुम्हारा रो के लगता है इंडक्शन। उसको भी भूल गए यार, वो भी गड़बड़ मामला हो गया। और अब हम उसकी लैंग्वेज पढ़ लें। मार्को हमने अपनी लैंग्वेज ही लगा दी ना। हमने अपनी लैंग्वेज क्या लगा दी कि सी डबल बॉन्ड सी के उस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दो। उसकी भाई साहब की लैंग्वेज थी, जहां पहले से ठीक है वो 100% एल्कीन लेके चलता था। हमने मिथोक्सी एल्कीन ले ली, हमने ट्राइफ्लोरो एल्कीन्स ले ली, हमने क्वेश्चन ही बदल दिए। तो हमने फिर उसको एक फाइनल टच पे दे दिया कि जहां भी स्टेबल कार्बोक्टाइन बनने में हेल्प हो रही हो, बस वहीं ले जाके इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा दो। जैसे इस इलेक्ट्रोफाइल को यहां अटैक कराया, स्टेबल कार्बोक्टाइन यहां बन ही नहीं सकता, तो माइनर हो गया। यहां उसका उल्टा C2 पे जब अटैक कराया तो CF3 दूर हो गया प्लस से, CF3 दूर हो गया प्लस से, CF3 की डिस्टेंस ज्यादा हो गई प्लस से, वो स्टेबल बन गया, तो ये मोर स्टेबल हो गया। हाँ, उसके बाद फिर यही हरकत हुई, पीछे जाकर भी यही हरकत हुई। ये आपको इलेक्ट्रोफाइल वहां जाके अटैक करवाना है, सी डबल बॉन्ड सी पे, सी डबल बॉन्ड सी पे, सी डबल बॉन्ड सी पे, और जहां से तुम्हें स्टेबल कार्बन बनने में हेल्प हो, तो आपने इलेक्ट्रोफाइल को इस पड़ोसी पे अटैक करवा दिया। ये देखो, हेल्प्स, this carbon helps in the formation of stable carboctane, while the adjacent C2 is not helping to make the stable carboctane. C2 हेल्प ही नहीं कर रहा मेरी स्टेबल कार्बोक्टेन बनने में। तो वापस सुन ले, इलेक्ट्रोफिल अटैक्स ऑन दैट ओलिफिनिक कार्बन सी डबल बॉन्ड सी, which carbon which helps? C1 helps in formation of tertiary, C2 helps in the formation of primary. So we are going towards the attack on C1, और यही मार्कोवनिकोव ने बोला था जहां पहले से H ज्यादा हूं। हमने इसका गेम उल्टा खेल लिया इन दोनों में, क्योंकि मार्कोवनिकोव ने टारगेट ही प्रोपीन, इथीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, एप्टीन को किया था। क्लियर है? तो जब भी मार्कोवनिकोव की बात करोगे ना, तो इथीन को फोकस मत करना, इसमें तुम कहां अटैक कराओगे, कहते दोनों सुटेबल है। लेकिन अगर तुम प्रोपीन लेके चलोगे तो तुम्हारे पास मार्कोवनिकोव की एप्लीकेबिलिटी है। इनडायरेक्टली मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया अभी, क्या? आउट ऑफ द 4 एल्कीन्स इन विच केस एमके ओबेज मार्कोवनिकोव रूल इज ओबेज। तो आप बोलो जो अनसिमेट्रिकल है वहां तो आपको कुछ रूल लगता है मार्कोवनिकोव, लेकिन जब आप 3 हेक्सीन लिख के बैठे हो बच्चे, मान लो आप 3 हेक्सीन लिख के बैठे हो, मान लो आप 3 हेक्सीन ये लिख के बैठे हो, क्लियर? मैं बोलूं प्रोटोन का अटैक कहां कराना है इलेक्ट्रोफाइल का, आपने कहा कहीं करा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मैं 1 हेक्सीन, 1 पेंटीन, 1 ब्यूटीन ही लेके बैठा हूं, तो मैं बोलूं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां कराना है, आप बोलो थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाना, अब वहीं करवाना जिससे स्टेबल कार्बन बन जाए। यहां तो पंगा ही नहीं है, कहीं अटैक करवा दो। बोथ कार्बन आर सुटेबल फॉर द अटैक। जब मैं इसके पैरेलल में इसका 1 की जगह 3 की जगह 2 हेक्सीन लिख लूं, अब आप सिलेक्टिव हो जाओगे। अब उस कार्बन पे अटैक करवाओ, इस पे अटैक करवाऊं बच्चे, आप तो कह रहे हो पक्का है 500%। ये लो जी, C2 पे अटैक करवा लेते हैं, C3 पे करवा लेते हैं। ठीक है जी, C2 पे अटैक हुआ, C2 पे अटैक हुआ
तो पड़ोसी यहां आ गया और अब C3 पे अटैक होएगा बच्चे। कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो यहां प्लस होएगा। इन भाई साहब को 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इन भाई साहब को 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। बताओ बताओ बच्चे, इंडक्टिव की पावर, इंडक्टिव की स्ट्रेंथ सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पुल पुश करने की है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द बॉन्ड होता है बच्चे। तो अगर टक्कर भी दिलवानी है ना, यहां कौन है, एन प्रोपाइल, यहां भी कौन है आपके पास, ब्यूटाइल, उधर इथाइल इधर मिथाइल, तो टक्कर दिलवा दो। तो भी आपके पास स्टेबल कार्बोकेन कहां बन रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो। जपनीत कहां चली गई? हाँ बिल्कुल। हाँ तभी मैं कह रहा था पक्का, तुम कहती पक्का। चलो जी, ये मेरे पास अटैक हो रहे थे मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली, क्लियर ना, मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे किस तरफ बढ़ेंगे? रीअरेंजमेंट की कहानी तो क्लियर है सबको कि अगर कार्बोकेन बन जाए देयर विल बी चांस ऑफ रीअरेंजमेंट। है कुछ भी नहीं। अगर इसको वैसे हम फैलाना चाहें तो जितना चाहें इसको फैला लें। लो जी, हमें पता है एच का अटैक कहां होना है। इन दोनों में से सुटेबल प्लेस कौन सा है? ये वाला। अब आप यहां क्या लगा के बैठ गए? कार्बोक्टाइन। अब आगे आप मेरे को गाइड करोगे, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं, जो बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कोई भी हो चाहे। इसको बोलते हो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब होता है H-। आपको सारा कुछ बता रखा है मैंने, सिंगल सिंगल लाइन बता रखी है, क्लियर। अब यहाँ एक H- पूरा के पूरा अपने तामझाम के साथ ये पूरा माइनस शिफ्ट हो गया, क्योंकि जिसपे जाना है वो तो बेचारा गरीब है, 6 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो अगर अपना पूरा एनायन सारा तामझाम लेके चला गया इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो वहां अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया टर्शरी। अब होएगा एक फॉर्मल स्टेप, अब होएगा फास्ट स्टेप, Cl का अटैक। आंसर। तो इस टाइप की हरकतें करते रहना, आंसर आते जाएंगे। बोलो जी। अब मैं इसी के अंदर हाइड्रोहेलोजिनेशन के अंदर एग्जाम्पल बदल रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकोव और खराश इफेक्ट और मायोज इफेक्ट। शुरू करूं? रिएक्शन विद HBr, क्लियर, इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। गलती से ध्यान मत हटा लेना, बार बार कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि अब ये सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद तो तुम खुद ही बोलते चले जाओगे सारी बातें। रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, इसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकोव। मार्कोवनिकोव तो साइंटिस्ट का नाम है, रशियन बंदा है ये, क्लियर। एंटी मार्कोवनिकोव साइंटिस्ट का नाम नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है KHARASCH, क्लियर। जैसे खांसी होती है वैसे खराश बोलते हैं ना, तो ये खराश इफेक्ट हो गया। एंटी मार्कोवनिकोव रूल, खराश इफेक्ट, इसी को एक नाम और देते हैं, peroxide इफेक्ट। और शायद आप में से कुछ बच्चों को याद हो, सबको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, HELPR। हाँ जी, इसकी फुल फॉर्म पता है आपको? हीट इलेक्ट्रिक करंट लाइट peroxide रेडिएशन। कलेक्टिवली मुझे फ्री रेडिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। अब वो एडिशन हो सब्स्टिट्यूशन हो, बात की बात है। फिलहाल एडिशन। एल्केन चैप्टर में मेरी हेल्प किसमें की थी इन्होंने? सब्स्टिट्यूशन। तो उसका एक पार्ट आपने ले लिया, कौन सा वाला? peroxide। बोलो भाई, शुरू करें गेम। ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिखी, यहां HBr लिख दिया, और आंसर आपके पास आ गया
टू ब्रोमोप्रोपेन। और अगर इसी प्रोपीन पे मैंने HBr लिखकर परोक्साइड लिख दिया तो मेरा आंसर फिक्स हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। HBr लिखा तो H का अटैक, Br का अटैक, पहला अटैक स्लो, दूसरा फास्ट। जब मैं HBr लिख रहा हूं सेम लेकिन परोक्साइड की प्रेजेंस में लिख रहा हूं तो मेरे पास आंसर 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसको बोला गया एंटी मार्कोवनिको प्रोडक्ट। अब ये हरकत क्यों हुई, अब ये जो मैंने लिखा है ये हरकत क्यों हुई, अब ये हमें देखने को क्यों मिला, इसको जानने जा रहे हैं। एक बात और साथ में बता दूं मैं आपको कि अगर मेरे को यही प्रोपीन लिखा मिल जाए, यही प्रोपीन लिखा मिल जाए, यहां मैंने HCl लिखा, ये मैंने HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा, तो दोनों का आंसर 2 क्लोरोप्रोपेन ही मिलेगा, क्योंकि HCl कभी भी पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देता। रट्टा मारना है, चॉइस आपकी हो सकती है, मैं किसी बात के रट्टा मारने के लिए बोलता नहीं हूं। HCl का अटैक होएगा, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होएगा, तो क्या क्या होना है अभी चेक कर लेंगे हम लोग। लेकिन जब HCl विद पेरोक्साइड और विदाउट पेरोक्साइड लिखो, जब HCl विद पेरोक्साइड और विदाउट पेरोक्साइड लिखो तो आंसर आपका MK के रूल से ही आएगा, मार्कोवनिको रूल से ही आएगा। मतलब HCl पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं करता। हाँ जी, अभी सारी बातें मैं आपको इसके मैकेनिज्म में बता रहा हूं। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एंटी MK के इफेक्ट, एंटी मार्कोवनिकोव इफेक्ट की मैकेनिज्म बोर्ड पे आ रही है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल की मैकेनिज्म बोर्ड पे आ रही है, एंटी मार्कोवनिकोव इफेक्ट की मैकेनिज्म। और जहां भी आपके पास पेरोक्साइड हो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था, आप सभी क्लास में थे, जब भी पेरोक्साइड हो, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड रेडिएशन, वहां फ्री रेडिकल रिएक्शन तो होनी होनी है। तो अभी फिलहाल मेरे पास कौन है, पेरोक्साइड। मान लीजिए आपके पास ऐसा एक ऑर्गेनिक, मान लो ऐसा आपके पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है जिसका नाम है बेंजोइल पर ऑक्साइड। ठीक है भाई, हल्का सा हीट होगी, हल्की सी लाइट होगी, हीट, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, पेरोक्साइड रेडिएशन, जैसे मैंने आपको बताया। तो क्या कोई बता सकता है हाइड्रोलाइसिस या होमोलाइसिस? और वैसे भी इस दुनिया में सबसे दुखी बॉन्ड यही वाला है, इस दुनिया में सबसे दुखी बॉन्ड ये वाला है। और क्यों है ये सबसे दुखी बॉन्ड? क्योंकि लोन पे रिपल्शन लग रहा है। ठीक है जी, ये लो जी, ये लो जी, ये आपके सामने FR बन गए दो। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन हो इमीडिएटली बात कर लो, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना इट इज होमोलाइसिस। और मेरे कहने से नहीं, आपके कहने से नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल यही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल यही होना चाहिए। बोलो भी अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो। श्योर है आप लोग? अब ये जो पेरोक्साइड आपके पास बना हुआ है, ये रेजोनेंस शो करता हुआ अपना CO2 बाहर ले जाएगा और एक फिनाइल FR तैयार हो जाएगा, जो कि और ज्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसको रेजोनेंस की जगह तो मिलती नहीं है। आपको पता है फिनाइल, एक दिन मेरे से आप ही के बैच के बच्चे ही पूछ रहे थे, और कौन पूछ रहा था ये आप अपने आप ही जान लो। याद है, इसकी स्टेबिलिटी पूछ रहा था एक बच्चा मेरे से। क्यों भाई? चलो, अब बच्चे ने ये सर बोल ही दिया, इसको आप समझ गए किसने पूछा था, जपनीत ने। क्लियर? मैंने बोला था ये भाई साहब ना, ये भाई साहब ना आइसोलेटेड हो गए, इनको ना कोरोना हो गया, इनको कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें, करें क्या? अब HBr की BDE, समझते हो BDE चैप्टर का नाम, थर्मोडायनामिक्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और सामने से खतरनाक रिएक्टिव स्पीसीज, इसका बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। अगर HBr हो, सॉरी HCl हो, यहां सामने मेरे पास
यही स्पीसीज हो, HCl हो, तो यही स्पीसीज हो, तो मुझे जवाब जरूर मिल सकते हैं। लेकिन पहले ही स्टेप में मुझे यहाँ एनर्जी देनी पड़ जाएगी, और हम नहीं चाहते कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक हो और हमें अनस्टेबल प्रोडक्ट मिले। फिलहाल मैं इसकी डिस्कशन बाद में करता हूं, यहां HBr पे आता हूं। मैंने क्या बना लिया, Br फ्री रेडिकल, साथ में इसको चैन मिला थोड़ा सा बेंजीन को, फिनाइल था ना पहले ये, इसको चैन क्यों मिला भाई साहब, ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, रिंग में रेजोनेंस कंटिन्यूअसली है और इस डॉट को कोई घास भी नहीं डाल रहा, तो ये हाईली 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 रिएक्टिव हो गया। लो जी, तो ये मेरा इनिशिएशन हो गया रिएक्शन का, जिसको बोलते हो चेन इनिशिएशन रिएक्शन। वो टूट तो जाएगा, टूट तो जाएगा, लेकिन एनर्जी का खर्चा करना पड़ेगा आपको। टूट टाट तो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा रिजल्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बताया था, ये एक ऐसा नीट का एग्जाम होएगा जिसके कट ऑफ 710 होंगे HCl के लिए। तो जिसका भी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाना है। इस पे आपकी हाँ हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। शुरू करें अगला प्रोसेस, चेन इनिशिएशन के बाद। हाँ जी बोलो। ये के बाद, ये के बाद क्या कह रहा है बेटा? हाँ 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 एग्जैक्टली, HCl प्लस एनी परोक्साइड। क्लियर। इन भाई साहब के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस बॉन्ड को रिएक्शन के ड्यूरिंग ब्रेक कर पाए। उसी का सिंपल वर्जन मैंने क्या बोल दिया, आगे जाकर मैं एक टेबल में भी चेंज कर दूंगा इसको, कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है HF की, HCl की, कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवा पा रहे, इतना इतना ज्यादा इसका एक्टिवेशन एनर्जी है। CPS की तरफ बढ़ रहा हूं भाई मैं, सारी बातों के जवाब धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे। CPS समझते हो ना, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब आपके पास एक प्रोटीन है, उस पर Br फ्री रेडिकल आ रहा है, दो तरीके से अटैक हो सकता है। Br फ्री रेडिकल दो तरीके से अटैक कर सकता है, Br फ्री रेडिकल दो तरीके से अटैक कर सकता है, तो इस पर कर जाए, इस पर कर जाए, दोनों ही करा के देख लेते हैं। ये किस पे अटैक हुआ, C1 पे, C2 पे हुआ, तो बच्चे समझदार हैं। मुझे बता दो कौन स्टेबल FR है? 5 अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, कितने अल्फा है? और इसके पास, ठीक है, तो पहले वाला कौन हो गया, कंपेरेटिवली स्टेबल, और ये कंपेरेटिवली क्या हो गया, अनस्टेबल। तो जो स्टेबल है उनको आगे भेजो, वही सेम रूल क्लासेस में चलता है, जो कोई भी सब्जेक्ट चल रहा है उसको लेके स्टेबल हो वो आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज पीछे खिसक जाएगा। हाँ भाई, अब मैं इसको प्रोसीड करूं फर्दर, स्टेबल वाले को। इसकी तो पॉसिबिलिटी लीस्ट हो जाएगी ना बनने की, ये तो हमने बनाया बोर्ड पे, इसकी पॉसिबिलिटी ही लीस्ट हो जाएंगी, ये तो हमने बनाया बोर्ड पे कंपैरिजन के लिए, जबकि इसकी पॉसिबिलिटी टू फॉर्म हाई हो जाएंगी। तो इसी को प्रोसीड करो, डार्विन की थ्योरी लग रही है इसमें भी। नाम सुना डार्विन का? क्या किया था उस बंदे ने? हाँ बिल्कुल है, ठीक है, ये डार्विन का आयुष वर्जन हुआ कि दमदार वाला आगे जाएगा, क्लियर है, और लेस दमदार वाला रुक जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब आपको वही सेम फंडामेंटल अप्लाई करने, एक FR फिर बन गया HBr से, ये H डॉट, फिर इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है जिसके बारे में आप बोले जा रहे थे, वो बन गया।
और बी आर वापिस बन गया। ये फिर जैसे सीपीएस में नहीं होता, ये बनता जाएगा फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता जाएगा, ये बनता जाएगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स, 1 2 1 2 1 2। अगर मैं हाईलाइट करूं तुम क्लास में ही होकर, 1 और 2 ये इनफाइनाइट टाइम रिपीट होते जाएंगे जब तक कि कोई एक खत्म नहीं हो जाता। एज यूजुअल जो मैंने एल्केन में बताया था, अगर आप क्लास में थे तो। अब टर्मिनेट करें भाई, बातों को खत्म करें। और आपको बताया था प्रोडक्ट साइड में कभी भी नो, नो एफ आर इन प्रोडक्ट साइड, दैट इज टर्मिनेशन। बिल्कुल परफेक्ट लाइन है, नो एफ आर इन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में कोई एफ आर नहीं हो, क्लियर है, उसको बोलते हो क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। बोलो जी। तो जैसे ही बना हुआ है, आप इस पे जो रिएक्शन के अंदर बी आर फ्री रेडिकल हो तो वो जुड़ जाए आकर। कई बार तो एक लाइन याद है आपको, अगर एफ आर हो तो डाइमराइज भी हो जाते हैं वो, क्लियर। ये आपके पास एक एफ आर है, रिएक्शन के अंदर बी आर एफ आर भी है, ये दोनों ही आपस में जुड़ जाएं। ये पॉसिबिलिटी है, बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, पॉसिबिलिटी है, क्लियर। और अगर ये आपस में जुड़ गए दोनों, मैं फिर कह रहा हूं, दीज आर द पॉसिबिलिटीज। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज, रिएक्शन में होए नहीं होए, तभी तो बोलते हैं, तभी तो बोलते हैं कि एडिशन रिएक्शन वाले प्रोडक्ट यहां मेजर होंगे। बाकी साइड में जो कचरा मिल गया ये पॉसिबिलिटीज हैं। इसके तो पेपर वाले क्वेश्चन भी नहीं बनाते, जबकि वर्ड्स रिएक्शन में तो क्वेश्चन बना देता है वो। पीछे इलेक्ट्रोलाइसिस में तो क्वेश्चन बना देता है आपसे वो, यहां तो क्वेश्चन भी नहीं बनाता। यहां तो उसका फोकस एक ही बात पे है, टाइप ऑफ मैकेनिज्म क्या है। मैंने कहा जी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की जगह पे क्या लग गया है, एडिशन। अब मैं 1 मिनट चुप रहने वाला हूं, यहां से अच्छी तरह से पढ़ लो, एंटी मार्कोवनिकोव इफेक्ट को ध्यान से पढ़ लो। पूरे 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 22 मिनट्स हमारे पास हैं क्लास के। पेज पलटने के लिए बोल देना भाई 30 32 सेकंड बाद। बोलो बेटा। अभी अभी उसको, अभी जो नहीं है बोर्ड पे विभू उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मैं लिखूंगा, मेरी गारंटी है वो। अभी जो बोर्ड पे उसको 2 मिनट बाद ये बात मेरे से फिर पूछना, आपका क्वेश्चन थोड़ा संभाल के रखो, अभी रिजर्व में रखो। 2 या 3 मिनट बाद पूछना मेरे से, मैं बोलूंगा एच सी एल के बारे में, एच आई के बारे में, एच एफ के बारे में, मैं बोलूंगा बेटा। उसके बाद कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप बात करना पक्का। बोलते जा। अरे ये क्यों बोदर क्यों करता है, ज्यादा ज्यादा डांट ही पड़ेगी, थोड़ी सी टेंशन क्यों ले रहा है? बोल। नहीं बना, उस वाले में बनता था, यहां थोड़ी बना कार्बोक्टाइन। हाँ हाँ, रीअरेंजमेंट होने के बाद आंसर सेम आ जाएगा ना, रीअरेंजमेंट होना वहां अगर पॉसिबल हो तो मस्ट है, रीअरेंजमेंट तो करवाना ही चाहिए रूल के अकॉर्डिंगली। और बोलो। ठीक है, चलो। काफी देर रुक गया मैं, और इतनी देर आप मुझे लगता है सो ही गए इतनी देर ना। अब ध्यान से सुनो भाई। हेलो। हाँ जी। हाँ जी।
सर एक मिनट क्लास ले रहा हूँ मैं, 5 मिनट में फोन मिलाता हूँ आपको। हाँ जी बच्चे देखो, एक्चुअल में ना मुझे अब इसके अंदर ना हाईलाइटेड पोर्शन में दो चीजें उठानी है और फिर विभू के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। विभू का क्वेश्चन क्या था अभी हाईलाइट करते हैं। पहले तो इसको उठा ले, ठीक है जी, समझ पा रहे हो। और दूसरा इसको उठा ले, कौन से वाले प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन तो फॉर्मेलिटी है ना, आपको समझ में आ गया होगा। टर्मिनेशन तो फॉर्मेलिटी है। तो एक काम करें, यहां मैं इस रिएक्शन को उठा रहा हूं अगले पेज पे जाकर। ये मैंने लिखा प्रोपीन, ठीक है। यहां मैंने लिखा एक्स। अब एक्स में विभू के क्वेश्चन के जवाब आएंगे। ये पहला स्टेप है बच्चे सीपीएस का, चेन प्रोपेगेशन का। इससे क्या बन गया, हम अभी बताया था आप लोगों को। इससे हम उस तरफ जा रहे हैं जिससे स्टेबल एफ आर बन जाए। अब पीछे चले, अब इस रिएक्शन को उठा लें। ये जो आपके पास CH3CH.CH2X बना, उस पे वापिस HX का अटैक करवा दे। तो HX का अटैक करवाया तो सारे बच्चे समझदार हैं, ये CPS का फाइनल स्टेप हो गया, X वापिस बाहर आ गया। तो अब मैं एग्जैक्ट जवाब दे रहा हूं विभू की बात का, ध्यान से सुनना। F लिख लिया, Cl लिख लिया, Br लिख लिया, I लिख लिया। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। इनके एनर्जी कंटेंट लिखूंगा मैं दोनों के, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब HF HCl HBr बच्चे। जब HF HCl HBr HI लेके चले तो पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में खर्चा, एनर्जी, जब HF की बात कर रहे हैं बच्चे ध्यान से सुनना, 209, और सेकेंड स्टेप में जाकर ये 159। लो जी, यहां कबाड़ा हो गया सारा जाकर। अगर दोनों स्टेप याद करो, आपको ढेरों बार केमिकल बॉन्डिंग से बताता आ रहा हूं, केमिकल बॉन्डिंग से क्या, कि जब भी मुझे ये, मैं इसके बाद ये वैल्यू हटा दूंगा यहां से, आपको ये वैल्यू के रट्टे नहीं मारने, थोड़ी देर में हटाता हूं। तो सुनो, जब भी कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो तो प्रोडक्ट ऑलवेज स्टेबल बनते हैं। तो अब यहां -109 है, 101 है, और यहां जाकर प्लस का 27 26 के आसपास रहता है बुक्स के अंदर। लेकिन एचबीआर के केस में दोनों वैल्यूज जो है एक्सो एक्सो है, और एचआई के केस में तो और गड़बड़ हो गया, पहला स्टेप ही आई का अटैक। भाई साहब, आई का साइज लार्ज है, आई का साइज मोटा ताजा है, ये साइज लार्ज है, बल्कि है। तो इसके जो अटैक होने हैं पहले स्टेप में, इसके जो अटैक होने हैं पहले स्टेप में, इसके जो अटैक होने हैं वो बड़े मुश्किल हो जाएंगे अटैक, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली फॉलो कर पा रहे हो। ठीक है, इसका पहला स्टेप ही कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया। बाद में एक्सो है, एंडो है, 100 के आसपास की एनर्जी है। क्लियर, तो मैं धीरे धीरे इसको रब करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है जी, सुनो, इसका पहला प्रोसेस या लिखा रहने दो, चल जाएगा काम। हाँ ये देखो, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चे, जो तुमने पूछना था मेरे से, कि अगर मेरे पास दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हों, अगर मेरे पास दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हों, इसका मतलब वहां नेट एनर्जी रिलीज हो रही है और वो स्टेप फेवरेबल है। और यार आयोडीन का तो पहला अटैक ही एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक मतलब आयोडीन का अटैक तो भूल ही जाओ। जबकि मेरा पहला स्टेप, अगर मैं फ्लोराइड का अटैक तो एनर्जी निकली, दूसरे में एनर्जी, मैं चाहता था दूसरे में भी एनर्जी निकलती, इस वजह से हम मार्कोवनिकोव रिएक्शन को प्रोसीड करते। अगर आप एग्जैक्टली समझ पाए, बोथ एक्सोथर्मिक स्टेप्स विद HBr मेक्स peroxide इफेक्ट फीजिबल। किसके साथ, HBr के साथ। बाकी कोई भी पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोवनिकोव यील्ड नहीं देगा, ना HF ना HCl ना HI। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो जितनी एनर्जी के साथ चाहो। मेरी तरफ से हाइड्रोहेलोजिनेशन को कंप्लीट मैंने खत्म कर दिया है।
हाँ हाँ, वो तो पीछे जपनीत ने बोला ही था। याद करो जब हम इसको लिख के आए थे। कहाँ गया ये, ये देखो। ये देखो, अब समझ में आ जाएगा। प्रोपीन पे तुम HCl दो चाहे HCl पर ऑक्साइड दो, वही सेम क्वेश्चन। मुझे लगता है 15 मिनट पहले इसका डिस्कशन हुआ था हमारा। प्रोपीन विद HCl हो, प्रोपीन विद HCl एंड पर ऑक्साइड हो, आंसर मार्कोवनिकोव ही आना है। लेकिन जब HBr हो जाए, क्या कर रहे हो? दोनों का प्रोडक्ट ही लिखा है वो, दोनों का कलेक्टिव प्रोडक्ट लिखा है ये। हम्म, हम्म। नहीं नहीं, तुम गलत जा रही हो फिर ना, तुम गलत, बहुत ज्यादा गलत जा रही हो। मैं कह रहा हूं कि तुमने जो ऊपर 1 2 लिखा था उस पर नजर ही नहीं मारी। वहां तो बना बनाया FR आया था, अगली बार तो FR बॉन्ड ही नहीं टूट रहा बच्चे। तुम लाइनें समझ रही हो? बना बनाया फ्लोराइड मिला तो एक्सो हो गया, बना बनाया फ्री रेडिकल मिला तो एक्सो हो गया, बना बनाया फ्री रेडिकल मिला तो एक्सो हो गया। लेकिन यहां तो बना बनाया फ्री रेडिकल पे भी साइज लार्ज होने से अटैक ही मुश्किल हो गया। HI को तो भूल जाओ, उसके बाद सोचो। क्या तुम्हें HF HCl HBr HI दूसरे स्टेप में मिले? तुम्हें HF तोड़ने में नहीं आ रहा, तुम्हें HCl टूटने में नहीं आ रहा, तुम्हें HBr टूट रहा है और एनर्जी नेट निकल रही है। यूं समझो ना। हम्म। तुम, फिर मैं कह रहा हूं, नहीं, जिसने भी यस सर बोला ना उसने सिर्फ सुना है, उसने जो मैंने 1 2 लिखे इस पे गौर ही नहीं किया। तुम्हारे लिए जो लिखा हुआ है ना ये बेकार है सब कुछ। मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो ना, क्या कह रहा हूं। पहला स्टेप दूसरा स्टेप प्रोपिगेशन के इंडिविजुअल स्टेप्स हैं। जब मेरे पास फ्री रेडिकल मिल गया, उसके बाद अगला बॉन्ड भी तो इन दोनों ने मिलकर ब्रेक करना है ना बच्चे। इन दोनों के अलग से एनर्जी प्रोफाइल बनेंगे, इन दोनों के अलग से नॉन कंसर्टेड ग्राफ बनेंगे। नॉन कंसर्टेड ग्राफ जो बनेगा, अगर एनर्जी आपको यहां कंपनसेट होती नहीं दिख रही है, मतलब इस HX को तोड़ ही नहीं पा रहे आप, बॉन्ड ही ब्रेक नहीं हो रहा, तो अगला स्टेप करवाओगे कैसे, फाइनल प्रोडक्ट दोगे कैसे? मैं तुम्हारी बात को, ये अगर मैं बोल दूं यस तुम ठीक बोल रहे हो, तुमने इमीडिएटली HF की पेरोक्साइड करवा देनी है। तुम पता है क्या बोलोगे? सर पहले वाली और दूसरी वाली का जो सम है वो -50 आ रहा है, करवाओ अब। अगर मैं तुम्हारी बात पे यस बोल गया, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं, तुम्हारा इंटेंशन तुम लोगों का क्या है। तुम ये चाहते हो कि पहले सर एक बार यस बोले, हाँ 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 चल जाएगा। मैं यस बोलूं कैसे? HF का बॉन्ड ही नहीं तोड़ पा रहा मैं तो, वो तो बना बनाया हेलोजन मिला था तुम लोगों को। मेरी बात को यूं समझो ना। क्या अब तुम सच में सोचो बना बनाया हेलोजन HF के केस में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बना बनाया हेलोजन कैसे मिल जाएगा तुम्हें? वो तो हमें बना बनाया हेलोजन मिला तब -209 लिखा ना आपने। मुझे इनिशिएशन स्टेप के अंदर बना बनाया हेलोजन मिलेगा ही नहीं HF HCl के साथ। HI भी मिल जाएगा लेकिन उसका अटैक मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोचो ना कि बना बनाया हेलोजन लाओगे कहां से, किससे? HF और HCl से। जब आपके पास ऑलरेडी फॉर्म्ड हेलोजन इन फ्री रेडिकल फॉर्म है ही नहीं, तो फिर पहला स्टेप सोचना भी गलती है हमारे लिए तो। जबकि HBr के केस में पहला भी सोचो दूसरा भी सोचो, तसल्ली से कौन रोक रहा है? इसीलिए ऊपर लिखे गए थे, नहीं तो मैं अकेला डेटा लिखता और आपको रटवा के चला जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं डेटा नहीं, पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो ध्यान से, CPS वाली को। इनिशिएशन भी फॉर्मेलिटी हो गई है, उसको उसको करवाया किसने? FR H2O2 ने, लाइट ने। तीसरा फॉर्मेलिटी है, बने बनाए जितने FR थे सब आपस में जुड़ते चले गए। सब कुछ कमाल की चीज ही CPS के अंदर है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर। हाँ भी, जो सपोर्ट में खड़े हुए थे जपनीत के आंदोलन में, वो बताओ उनको प्रॉब्लम है या वहां प्रॉब्लम सोल्व हो गई है? पक्की बात है। चलो, अब हाइड्रोजनेशन के बाद, हाइड्रो हेलोजनेशन के बाद सिंपल हेलोजनेशन की तरफ बढ़ चले हो आप। हेलोजनेशन वही सबस्ट्रेट है बच्चे, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। रिएक्शन किससे करवा रहे हो आपको भी पता है, हेलोजन्स के साथ। और हेलोजन की रिएक्टिविटी मुझे लगता है जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब जानते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है जी। और फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन, और डाई एल्केन भी कैसा होएगा, बच्चे समझदार है, विसिनल। अब कोई मुझे थोड़ा सा भी सोच समझ के बता सकता है कि कार्बोक्टेन बनेगा या साइक्लिक टीएस बनेगा? सोच समझ के आंसर देना। क्यों साइक्लिक टीएस क्यों? एक बच्चा कार्बोक्टेन भी बोल रहा है। हाँ सिंपल है यार, ये जितने भी दिख रहे हैं सारे के सारे पेट भर भर के लोन पेयर है। कार्बोक्टेन बोलना इसका मतलब मेरी जितनी मेहनत थी सब पे तुमने पानी की जगह पे ना तेजाब डाल दिया है। पानी फिरना तो अच्छी बात होती है, तेजाब फिरना तो बहुत खतरनाक बात होती है यार। ये लो, किया धरे पे सारा पानी फिर दिया। हाँ जी। एचएफ नहीं है पुत्र, ये देखो ना, तुम्हें ब्रोमीन दिया है और दोनों ही हेलोजन है, दोनों ही हेलोजन है। और हेलोजन के साथ में एक सोलवेंट भी लिख लेना, यहाँ थोड़ा सा यहाँ लिख लेना सोलवेंट, ताकि रिएक्शन एग्जैक्टली हम हमारे पास सोलवेंट की हेल्प से चले। सोलवेंट यहाँ आपने लिख लिया CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड एटसेट्रा। थोड़ी देर में सोलवेंट पानी भी लोगे तो गेम थोड़ा बदल जाएगा। तो मुझे यहां इंटरमीडिएट पे आपसे बात करनी थी। आपने कहना इंटरमीडिएट कौन बन रहा है, साइक्लिक टीएस। और मैं तो फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन का शुरू से ही अपोजिट रहा हूं कि फ्लोरिनेशन आयोडीनेशन कराए मत करो, क्योंकि फ्लोरीन से फ्लोरोनियम नहीं बन पाना, और आयोडीन इतना बल्कि है, मोटा ताजा है कि अटैक करके डबल बॉन्ड में सेट ही नहीं हो पाता। तो बेस्ट रहता है क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन। इवन हम ब्रोमिनेशन को तो, ये जो ब्रोमीन है ना बच्चे, इसका ओरिजिनल कलर होता है ब्राउन। इसको तो हम यूज करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के अंदर। इसको हम यूज करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के अंदर। कैसे, थोड़ा सुनना पड़ेगा आप आपको। यहां मैंने इथीन लिखा जी, यहां मैंने ब्रोमीन लिखा जी, या CCl4, और ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसे कलर का है, ब्राउन। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा हैवी मत लगाना, तुरंत ही समझ जाओगे। ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है, ये नया बॉन्ड बन रहा है, ये Br है, ये सब पुराने। और जो डबल बॉन्ड से उलझ गया वो Br पॉजिटिव है, जो थोड़ा सा दूर है वो नेगेटिव है। इंडक्शन बोलते हैं इसको, ये Br का। अब आप सोचो, ये तो था आपका स्लो स्टेप, जिसने क्या बना कर दे दिया, जब नहीं थी स्लो स्टेप, आपका क्वेश्चन था। ये साइक्लिक टीएस बन गया, ये साइक्लिक टीएस बन गया। और साइक्लिक टीएस बनने के बाद ये रास्ता तो ब्लॉक है, ये रास्ता तो ब्लॉक है। जो फास्ट अटैक होएगा, चाहे तो इसके आगे करवा देना, जो फास्ट होएगा, ये वैसे है नहीं कुछ भी, इसके इमीडिएट बाद ही आंसर लिखना था मुझे। तो जिस साइड में एक Br टिक गया, उसके उल्टी साइड में जाकर दूसरा Br अटैक कर देगा। हाँ हाँ, वापस आ रहा हूं, ट्रांस अटैक ही होगा। यहां तक की बात क्लियर है सबको, ये जो मैं यहां तक। इसके बाद अब सोचो Br ने अटैक करना है, और वो कैसा है, माइनस है। थोड़ा सा अक्ल लगाना, मैं कहता हूं कि अक्ल लगनी शुरू हो जानी चाहिए थी। ये भाई साहब आना चाहते हैं इधर से, इनके आने पे टोटली रोक लगा दी गई है। भाई साहब आप नेगेटिव हो, हम क्लाउड बैठे हैं इलेक्ट्रॉन का, आप इधर से आ नहीं सकते हो। अपने दिमाग से को सोचने के लिए कि ये क्या बोल रहा है, बजाय इसके कि ये क्या रटवा रहा है। रटवा तो मैं रही नहीं हूं, मैं कह रहा हूं समझो थोड़ा सा। हेडिंग हेलोजिनेशन है, हेलोजन आने हैं, अटैक करेंगी। लेकिन जब इस पे लोन पेयर था, लोन पेयर जाकर क्या हो गया, उस डबल बॉन्ड के साथ उलझ गया, साइक्लिक टीएस बन गई। अब दूसरा Br जो आएगा, दूसरा Br जो आएगा, हाँ उल्टी साइड से एडिशन करेगा। तो जपनीत की बात यहां लग जाएगी, दैट इज नोन एज द एंटी अटैक, क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक पड़ा इधर से। लेकिन इस एंटी अटैक का कोई मतलब ही नहीं है। जब बुक्स वाले इसको लिख देते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं देखो गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। अरे इस पे फर्क क्या पड़ा, गलत लिख दिया सही लिख दिया। लेकिन जब कोई सिस
ट्रांस एल्कीन्स होंगी, तब इस बात का बड़ा बेनिफिट होएगा और फर्क पड़ेगा। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, लेकिन हमें समझना चाहिए था इट इज एंटी अटैक। बोलो भाई। ना ना, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना आगे जाकर, इसमें तो सिस ट्रांस वैसे भी नहीं कह सकते सिंगल बॉन्ड में बच्चे। क्लियर ना? आप जो जानना चाहती हो मैं बताता हूं भी आपको, एक सेकंड को, अगले पेज पे चल रहा हूं। ये मैंने लिखा सिस टू ब्यूटीन, ये मैंने लिखा ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, यहां मैंने ब्रोमीन का अटैक कराया, CCl4 है, तो आपको पता चल गया ब्रोमीन जब अटैक करेगा तो कार्बोक्टाइन बनेगा, नहीं बनेगा, पक्का ना? तो जब भी आप किसी सिस पे, अब मैं इसको बड़ा सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, जब भी आप किसी सिस पे, जब भी आप किसी सिस पे ट्रांस एडिशन करवाओ, या फिर आप कभी ट्रांस पे ट्रांस अटैक कराओ, सेम पे सेम, तो जपनीत मीजो, आप पहले मीजो बोल गई, सेम पे सेम, अटैक तो ट्रांस ही है ना, तो सेम पे सेम मतलब सिस पे सिस, ट्रांस पे ट्रांस, तो मीजो बनता है, और सिस पे ट्रांस हो गया तो वहां बनता है रेसमिक मिक्सचर। जब सिस पे ट्रांस अटैक हो तो बनता है रेसमिक मिक्सचर, और ट्रांस पे ट्रांस अटैक हो तो मीजो। और आपको पता है ये दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों ही, दोनों के दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये कौन था? ट्रांस, हाँ बोलो बोलो। बच्चे दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे ना, दो अलग अलग कंपाउंड, भूल गए रेसमिक मिक्सचर को? तो रेसमिक में कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है बताना? रेसमिक तो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो, एक आर, एक एस, दोनों का 50-50% मिक्सचर होता है। मीजो में पीओएस होता है, या एओएस होता है, या सीओएस होता है। इसमें तो कंपाउंड ही दो बनेंगे बच्चे, इसमें 50-50% दो कंपाउंड बनेंगे, जबकि इस जब इन कार्बन पे अटैक होएगा ना, जब इन कार्बन पे अटैक होएगा वो 3D फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसका सिंपल वर्जन लिख लिया कि इससे रिएक्शन होएगा तो दो कंपाउंड बनेंगे, एक आर एस, एक एस आर का मिक्सचर होएगा, और इससे जो बनेगा उसमें पहला पार्ट होएगा, दूसरा पार्ट एस होएगा। क्योंकि इसका जो कंपाउंड बनना है वो कुछ ऐसा बनना है, जपनीत अगर सुन पा रही है तो, ये कुछ ऐसा बनना है, जबकि यहां जो कंपाउंड बनना है वो मिथाइल 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 BRH, क्लियर? BR उल्टे और HH उल्टे, इसमें कुछ ऐसा बनना है, ये है। अगर आप मेरे को सुन समझ पा रहे हो और ऑप्टिकल का अभी तक हल्का सा टच आपके दिमाग में है तो इसमें तीन इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। पहला ट्रांस एडिशन है, दूसरा ये अनसैचुरेशन टेस्ट है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप एल्कीन पर ब्रोमीन CCl4 लिख के चले, तो जो ब्रोमीन CCl4 था वो ऑलरेडी ब्राउन कलर का था, और जब फाइनल प्रोडक्ट बना तो इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया। हाँ जी, इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया, और इसको बोलते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट। तो किसी भी एल्कीन को आइडेंटिफाई करना हो, किसी भी एल्कीन को आइडेंटिफाई करना हो, किसी भी एल्कीन को आइडेंटिफाई करना हो, आगे एल्काइन को भी, तो उसके लिए अनसैचुरेशन टेस्ट बना हुआ है। लेकिन जो नटशेल आपके दिमाग में डालना चाहता था वो तीन बातें यहां आ रही हैं। पहली बात इट इज ट्रांसएडिशन, दूसरी बात इट इज अनसैचुरेशन टेस्ट, तीसरी बात जब भी किसी सिस पे ट्रांस अटैक होएगा, सिस पे ट्रांस,
तो मीजो सॉरी रेसमिक मिक्सचर प्लस माइनस और सेम पे सेम सिस पे सिस ट्रांस पे ट्रांस तो बनता है मीजोफोम। इसको सोचना थोड़ा सा, फिर क्लास बंद करनी है, अगली क्लास में जाना है। बस थोड़ा सा सोचना इससे ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा ही ज्यादा बोल दिया मैंने, थोड़ा सा का भी 10% सोचना है। आंसर बताओ। ये बी आर, ये बी आर, ये एच एच, ये मीजो नहीं हो सकता, ये मोलिक्यूल रिजल्टेंट आपके पास कारेल, और अगला भी उल्टा बनेगा इसका, यहां बी आर या एच या बी आर, और यहां बी आर यहां एच। ठीक है, ठीक है, अभी मैं फ्री कर रहा हूं, मिलते हैं ना फिर हम।